नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं रेल सम्राट। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आप सांसद संजय सिंह पुलिस द्वारा प्रवेश से मना किए जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास के बाहर घंटों धरना पर बैठे रहे। बीजेपी के शीश महल आरोप के बाद संजय सिंह ने बीजेपी को मीडिया कर्मियों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर जाने की अनुमति दी थी। बीजेपी ने दी थी चुनौती कि आप जाएं। वहीं दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम आवास दोनों के आवास कोविड के समय बनाए गए थे। दोनों आवास सरकारी आवास है, न कि निजी। दोनों आवास करदाताओं के पैसों से बनाए गए हैं और इसलिए हमें लगता है कि बीजेपी को प्रधानमंत्री आवास में मीडिया की मौजूदगी से कोई समस्या नहीं होगी। ये जो सरकारी आवास बनाया गया था 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर जाएंगे और आप लोगों के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो आलीशान स्विमिंग पूल 6 फ्लैगस्टाफ रोड में कहां है, पूरा ढूंढेंगे। वहां पे बताया गया है कि सोने के बने हुए कमोड लगे हुए हैं, वॉशरूम के अंदर सोने की चीजें हैं, तो वो भी आपके साथ जो है हम लोग ढूंढेंगे। उसके अलावा बताया गया था कि शराब पीने के लिए बार है मुख्यमंत्री आवास में, तो उस बार को ढूंढने की भी कोशिश की जाएगी आप लोगों के साथ। और साथ ही प्रधानमंत्री जी के आवास में भी जाके देखा जाएगा कि क्या क्या सहूलियतें प्रधानमंत्री जी के सरकारी आवास के लिए लगाई जा रही हैं। 2-3 चीजें मैं साफ कर दूं। दोनों ही आवास उसी कोरोना के समय में बनने शुरू हुए। दोनों ही आवास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास हैं, किसी के निजी आवास नहीं है। और दोनों ही आवास टैक्स पेयर के पैसे से बने हैं। तो अगर टैक्स की बर्बादी का आरोप कहीं लग सकता है तो दोनों पे एक साथ लग सकता है, और अगर नहीं लग सकता तो दोनों पे ही नहीं लग सकता। इसलिए हम आज मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के आवास में मीडिया की मौजूदगी से कोई ऐतराज नहीं होगा। माननीय सांसद संजय, तो दिल्ली में एक ही कोरोना के समय के दौरान मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास सरकारी पैसे से बने हैं। तो आज मीडिया के जरिए लोगों को मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास दोनों के दर्शन करा दिए जाएं। मुख्यमंत्री आवास पे भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि एक स्विमिंग पूल है, तो चलो ढूंढा जाए। उन्होंने कहा कि उसमें शराब का बार बना हुआ है, तो चलो ढूंढा जाए। उन्होंने कहा कि भैया इसके अंदर सोने का वॉशरूम है, टॉयलेट भी। बीजेपी सांसद और एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य विष्णु दयाल राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक नारा दिया था, 1 नेशन 1 इलेक्शन का, जो देश हित में है। उन्होंने कहा कि पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे, जो देश हित में थे, और इसके फायदे भी सभी को पता है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के समक्ष एक नारा दिया था, 1 नेशन 1 इलेक्शन का। ये नारा देश हित में है और आपको ज्ञात है कि पहले इलेक्शन 1951-52 से लेकर के 1967 तक एक साथ हुआ करता था, पार्लियामेंट का इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन। तो वो देश हित में था और उससे जो फायदे थे वो आज सबको पता है कि रिसोर्सेज के क्षेत्र में क्या फायदा होता था, या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के क्षेत्र में क्या फायदा होता था, या मैन पावर को सेव करने में क्या फायदा होता था। आज की जो मीटिंग है वो लॉ कमीशन के लॉ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक प्रेजेंटेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 129 2024 पर डिस्कशन है और उनके द्वारा प्रेजेंटेशन है। और जिस डिस्कशन में जो बातें आएंगे, जो माननीय सदस्यों के द्वारा विचार विमर्श किए जाएंगे, अपना अपना व्यू पॉइंट रखा जाएगा, उसी से संबंधित मीटिंग है। आपको क्या लगता है 1 नेशन इसके लिए कितना जरूरी है?
मेरी समझ से आज के दिन में देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन से आप देखिए कि आज के दिन में हमेशा इलेक्शन होते रहते हैं। आज किसी राज्य में इलेक्शन होता है, कल दूसरे राज्य में इलेक्शन होता है। इससे जो है हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो इलेक्शन में इंगेज रहती है, और ऊपर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो भी योजनाएं हैं ठप हो जाती हैं, और एक तरह से समझिए कि पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पाती है। तो हर तरह से ये फायदेमंद है कि आज के दिन में वन नेशन एंड वन इलेक्शन से संबंधित एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा है कि हमारा प्रयास रहेगा कि सबकी राय लें, उसके बाद बिल का खुले दिमाग से समीक्षा करेंगे। सोसाइटी से हों, चाहे जुडिशरी से हों, अलग अलग क्षेत्र से हम पॉलिटिकल पार्टीज हों, हमारा प्रयास रहेगा कि हम सबको सुनें, सबकी इनपुट लें, सबकी राय लें, और उस राय को लेने के बाद में हम जो सरकार ने, जो पार्लियामेंट ने हमें बिल दिया है, उसको हम अनबायस ओपन माइंड से और हम उसको एग्जामिन करेंगे डिस्पैशनेटली, और बिना किसी पूर्वग्रह से अनबायस ओपन माइंड से करेंगे। और सारा कोशिश ये होगी कि हम सारे कंसेंसस अराइव हों, क्योंकि सारे ऑनरेबल मेंबर्स जो पार्लियामेंट के हैं इस कमेटी में बहुत ही एमिनेंट लोग हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम देश हित में, नेशनल इंटरेस्ट में सब मिलकर के वर्क करेंगे और कंसेंसस की हम कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, आज फर्स्ट डे है, आज क्या प्रोसेस रहेगा? आज किस तरह? देखिए, आज तो फर्स्ट डे में सिर्फ ब्रीफिंग रहेगी कंसर्न मिनिस्ट्री की, और हम आगे कैसे प्रोसीड करना है ये कोई डिसीजन चेयरमैन का नहीं होता, हम सब मिलके लेंगे, सब मेंबर्स मिलके सबकी राय जान करके फिर हम डिसीजन लेंगे कि आगे हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना है। सर, डिटेल दिया गया है मेंबर्स को रीड करने के लिए, वॉल्यूम सारे, उसका क्या है, उसमें क्या सारे क्या लॉज हैं कि कैसे क्या हो सकता है? देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट की अभी देखिए आप 1950 से और जब से कमेटी सिस्टम बना है, हमारी कन्वेंशन रही है कि हम कंसेंसस वहां पर पार्टी लाइन से ऊपर उठ के देश हित में सारे मेंबर्स काम करते हैं। ये हमारी पार्टी सिस्टम का ये ब्यूटी है, और जेपीसी पे जो पार्लियामेंट ने विश्वास रखा, जेपीसी को ये मामला दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर के कंसेंसस से देश हित में, नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे। सर, आप चेयरमैन हैं, आप पर दायित्व बहुत ज्यादा है। आपने कहा कि कंसेंसस सबकी होनी जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष, जब हमने देखा कि ये बिल टेबल किया गया तो काफी हंगामा हुआ, विरोध हुआ, आपको लगता है आप पूरी सहमति बना पाएंगे, सबको एकजुट कर पाएंगे इस पूरे विषय? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है हर व्यक्ति चाहे किसी पार्टी का हो, उसके जुनून में नेशनल इंटरेस्ट की बात, देश हित की बात उसके दिमाग में रहती है, मन में रहती है, और मुझे किसी पे अविश्वास नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है। मैं पहले भी जेपीसी में जन विश्वास अमेंडमेंट बिल का और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में काम कर चुका हूं, और जिस हिसाब से सारी पार्टी से, किसी पार्टी, सारों का सहयोग मिला, और बहुत ऐसा सहयोग मिला कि मेरा अनुभव जो है बहुत अच्छा रहा, और मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर के, क्योंकि ये डिसीजन कोई मेरा अकेला का नहीं होता, हम सभी का मिलकर के डिसीजन होगा, कंसेंसस होगा और देश हित में होगा, ये मैं बता। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। तेजस्वी यादव इस कथन पर विश्वास तब किया जाए, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के इस कथन पर विश्वास तब किया जाए जब लालू यादव द्वारा आपके नाम से जो अर्जित जमीन है उसे आप दान करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि तब समझ आएगा कि आपकी बातों में दम है। तेजस्वी यादव उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए कहा कि आपने आज यह मान लिया कि आपके पिता राजनीतिक रूप से नज़रबंद हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि मैंने अपने पिता को सलाह दी है। क्या लालू प्रसाद यादव के ये हालात हो गए?
माननीय तेजस्वी यादव का यह कथन कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, आपके इस कथन पर विश्वास तब किया जाएगा जब माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा आपके नाम से अर्जित जो संपत्ति है, लगभग 11 बीघा पटना में जमीन है, उस जमीन को अति पिछड़ा दलित को दान कर दीजिए, तब समझ में आएगा कि आपके बातों में दम है, नहीं तो राजनीति में आप बेदम हैं। मुख्यमंत्री को लेकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री थके हुए हैं, अधिकारियों के साथ थके रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार चला रहे हैं, झूठा प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है यात्रा पर। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपने प्रथम दृष्टया आज मान लिया कि आपके पिता राजनीतिक रूप से नजरबंद हैं, चूंकि आपने कहा कि मैंने अपने पिता को सलाह दिया है। हालात यह हो गया लालू जी का कि सलाह उनको देना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका को शून्य कर दिया, नकार दिया। जिसने इतने हजारों करोड़ का दौलत आपको खड़ा करके दिया, आज वैसे लोग की भूमिका आप खत्म कर रहे हैं। अरे सच कबूल करिए कि राजनीति में दुर्गति यात्रा तो आपका लोकसभा चुनाव में 4 सीट जीत करके हो गया, और हम तो इन और आउट के विशेषज्ञ हैं। सत्ता में इन तो आना है, आउट तो आउट। तो आपको तो हम राजनीति में लोकसभा चुनाव में ही एक्स्ट्रा प्लेयर घोषित कर दिए हैं, और बिहार आपके लिए सूट नहीं करता है। झारखंड की राजनीति सूट करती है, वहां विधायक भी जीता है आपका, जेल का भी अनुभव है। अब राघोपुर में भी परेशानी है, इसलिए नया सीट खोज लीजिए। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हमने हरियाणा में बीजेपी की विजय पताका फहराकर शंखनाद कर दिया है। हमने सारे देश के अंदर अश्वमेघ घोड़ा छोड़ दिया, उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां ये घोड़ा जाएगा वहां बीजेपी की विजय होगी, दिल्ली में भी बीजेपी की विजय होगी, उन्होंने कहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा ही बदल दी है। देखिए, हमने हरियाणा में भाजपा की विजय पताका फहराकर शंखनाद कर दिया। हमने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है सारे देश के लिए। वो जहां जहां जाएगा सब जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। यहां के बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई, और अब दिल्ली के होने जा रहे हैं। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, और इसके बाद कहीं भी चुनाव होंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। आज तक लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके, झूठे सच्चे वादे करके 3 चुनाव तो गरीबी हटाओ के नाम पर जीतती रही हैं पार्टियां। लेकिन मोदी जी ने काम करने की राजनीति शुरू की है, और उसको जनता पसंद कर रही है। इसलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और ये जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। बीजेपी के लोग शीश महल देख तो कौन आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं प्रधानमंत्री के निवास में दिखाइए जनता को। प्रधानमंत्री जी ने कोई नया निवास तो बनाया नहीं, सारे प्रधानमंत्री वहीं रहे हैं। नया तो इन्होंने बनाया, दिखाई तो नई चीज जाती है। हरियाणा में किसान बैठे गतियों, देखिए जो किसान बैठे हुए हैं वो पंजाब की आम आदमी पार्टी की जहां पर सरकार है उसकी धरती पर बैठे हुए हैं। उनके क्या मुद्दे हैं, क्या मामले हैं, दिल्ली में चीख चीख कर किसानों की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने
उनके मुख्यमंत्री ने आज तक उनके पास जाकर उनका हाल नहीं पूछा है। और हालत तो यहां तक है कि माननीय सर्वोच्च अदालत ने उनसे बातचीत करने के लिए एक समिति बनाई हुई है और सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ आदेश दिए, उन पर भी वो अमल करने के लिए तैयार नहीं है। मुझको लगता है कि आम आदमी पार्टी, जो डल्लेवाला जी अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है ताकि उसको फिर सारे देश में बनाया जा सके। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की जिद के कारण यह चीजें लाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है। देखिए, मैं ये समझता हूं, अगर निश्चित रूप से सरकार मोदी जी की जो सरकार है, मोदी जी स्वयं कहीं न कहीं ये उनकी ये जिद की चीज है, वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अब देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सबसे सारी चीजें जो समाहित हो उसके प्रियम्बल में, उसके प्रस्तावना में है। अगर आपने देखा कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी मतलब एक अगर पूरे लोकतांत्रिक पद्धति में या कॉन्स्टिट्यूशन के न्यूक्लियस में कोई है तो यहाँ पूरे भारत के आम लोग हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन में इसकी संभावना है कि उनकी भावनाओं की, उनकी आकांक्षाओं को कहीं न कहीं नजरअंदाज कर दिया जाएगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक अगर आप इस पे चले जाए, जो हाईएस्ट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती के केस में उन्होंने क्या कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका जो एसेंस है, उसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर पे ही चेंजेस है। तो मैंने कहा कि ये कहीं न कहीं मोदी जी और उनकी पूरी टीम की ये जिद के कारण ये चीजें लाई जा रही है। और इसके पीछे मंशा ये कि देश के जो संघीय ढांचा है उस पे ये प्रहार है। ये इसलिए हम लोग आज हमारी मीटिंग है और ये हम अपेक्षा करते हैं कि चर्चाएं कम होंगी, ये उनकी, क्योंकि वो बहुमत में है तो अहंकार में वो है, तो बहुमत की बातें ये विचारों का आदान प्रदान कम होगा। ऐसा लगेगा कि बहुमत के आधार पे वो अपनी बातों को यहां कहीं न कहीं पूरे देश पे ये थोपने का एक प्रयास है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक पर कहा कि एक देश एक चुनाव का जो बिल आ रहा है, भविष्य में या एक पार्टी एक चुनाव या एक नेता एक चुनाव की ओर जाएगा, इसलिए हम सभी ने इस बिल का विरोध किया है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो बिल आ रहा है, भविष्य में ये वन पार्टी वन इलेक्शन एंड वन लीडर वन इलेक्शन की तरफ जाएगा। इसीलिए हम सभी ने इस बिल को विरोध किया है, जिसमें इंडिया आघाड़ी भी है। जेपीसी के पास ये बिल गया है, आज उस कमेटी की पहली बैठक है और हमारे सभी लोग उस बैठक में शामिल होंगे। सर, जिस तरीके हम देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर राजीव कुमार ने कहा है कि ईवीएम में ना कोई टेम्परिंग कर सकता है, ना कोई ऐड कर सकता है। टेम्परिंग जो है वो चुनाव आयोग में है। चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसमें टेम्परिंग है। टीएन शेषन के बाद इस देश को चुनाव आयोग नहीं मिला है। जो मिला है वो आधे अधूरे लोग रहे हमेशा, और हमेशा दबाव में काम करते रहे। इस देश का संविधान कहता है चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, निष्पक्ष काम करे, सभी को समान न्याय दे। लेकिन 10 साल में मैं ये नहीं देख पा रहा हूं, और खास करके आज का चुनाव आयोग है वो ऐसे दबाव में है, लगता है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक पर कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार एक देश एक चुनाव के पक्ष में हमेशा बोलते रहे। नहीं, हम लोग उसके मेंबर भी हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, तो क्या एजेंडा है? देखिए, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी वन नेशन वन इलेक्शन, खास करके लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ हो उसके पक्ष में हमेशा बोलते रहे, और पंचायत का चुनाव सेपरेट हो इसकी बात करते रहे, और वही हम लोगों का पार्टी का पोजीशन है।
अब हम लोग भी देखते हैं कि लोग क्या सुझाव देते हैं, क्या बात उसमें सारा चीज है। और वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पहले से होता रहा, लेकिन जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया उसके बाद से ही ये स्थिति यहां पर हुई। तो इसलिए हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं कि देश के डेवलपमेंट के लिए या जो पैसा खर्चा होता है, हमेशा देश इलेक्शन मोड में है। अभी फिर दिल्ली का चुनाव, हर एक 6 महीना में एक चुनाव, इसी साल फिर बिहार का चुनाव। तो एक साथ चुनाव होगा तो निश्चित रूप से पब्लिक मूड भी वही है कि एक साथ चुनाव हो और 5 साल आप काम कीजिए। लेकिन आज मीटिंग में जाते हैं, हम लोग तो लार्जली इसके पक्ष में। तेजस्वी यादव हैं, अपोजिशन का कहना है कि जब हम सरकार बनाएंगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे और घोषणाओं पर घोषणाएं की जा रही। अब चुनाव है, कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बुरा लगता है। लेकिन लोग पूछेगा ना, भाई जो सरकार थी तो कितना घंटा बिजली देते थे? फ्री देंगे या बिजली खत्म कर देंगे, पुराने दौर में लेके चले जाएंगे, जो उनका छाप है लालटेन के दौर में लेके चले जाएंगे। नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल में 24 घंटा आप बिहार के लोगों से गांव में भी फीडबैक ले सकते हैं, अनइंटरप्टेड पावर देते हैं लोगों को। कृषि में देश में शायद सबसे सस्ता खेती के लिए देते हैं। बिहार सरकार 15,000 करोड़ रुपया सब्सिडी देती है, इतना कम रेट पे बिजली देती है। तो इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। और हम लोग अपने काम पर, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर और जो उन्होंने काम किया है, और डबल इंजन की सरकार जो है, जो अगले 5 साल में बिहार में काम होना है। अब बहुत दिन के बाद बिहार को ऐसा मौका मिला है, एक केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार एक सरकार है, जिसका फायदा बिहार को पिछले बजट में भी देखा और आने वाले समय में भी देखेगा। इस नाम पर हम लोग चुनाव में जाएंगे। बीजेपी सांसद और एक देश एक चुनाव के लिए गठित जेपीसी के सदस्य संजय जायसवाल ने कहा कि इस देश की कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दी है। देशवासियों को यह विचार करना चाहिए कि हम कब तक हर महीने चुनाव को झेलते रहेंगे। जाहिर बात है कि इस देश की कैबिनेट ने यह पास किया है और पूरे देशवासियों को विचार करना चाहिए कि हम हर महीने कब तक इलेक्शन झेलते रहेंगे। इसी वर्ष की बात करें तो अभी मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून चला गया केंद्र के चुनाव में, फिर सितंबर, अक्टूबर चला गया हरियाणा में, उसके पश्चात महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, अभी दिल्ली का चुनाव। प्रति 3 महीने चुनाव होने से पूरे देश की पूरी कार्यप्रणाली अस्थिर हो जाती है। इसलिए यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में लिया गया था और मुझे लगता है कि देशवासियों को पूर्व राष्ट्रपति जी के कमेटी के द्वारा इस निर्णय को बहुत खुले दिल से लेना चाहिए। और यह जब संविधान बना था तब भी 18 वर्षों तक ऐसे ही चलता था यह देश, परंतु इंदिरा गांधी जी की अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण यह परिवर्तित हो गया। अब पुनः इसको ठीक करने की आवश्यकता है। चूंकि आज पहली मीटिंग है तो क्या आपको लगता है कि सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसमें लास्ट दिनों रखा जा सकेगा बिल? नहीं, मुझे नहीं लगता यह सब निर्णय इतनी जल्दी और इतनी तेजी से करने का, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात होगी। बहुत ही धैर्य से सभी दलों को विचार करके, ऐसे भी टाइमलाइन 2034 की ही अभी तक चर्चा है, तो ये काफी बड़ा टाइमलाइन है, उसके पहले काफी कार्य करने हैं। मुझे लगता है कि इसमें सोच समझ के सभी दलों को एक साथ मिलकर एक निर्णय पर आकर के आगे बढ़ना। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री पैसे का रोना रो रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी यात्रा में सरकारी खजाना को लुटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं जिनका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है। देखिए, बीजेपी तो दिल्ली चुनाव में किसी भी कीमत पर वहां जीतने नहीं जा रही है और वहां दिल्ली में गैर बीजेपी सरकार बनेगी ये तय है। दिल्ली की जनता ने बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे को पहचान लिया है। अब जनता दिल्ली में बीजेपी को सत्ता देने वाली नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव
का रिजल्ट जब 8 तारीख को आएगी तो बीजेपी को पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता किस तरह गुस्से में है। तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे और साथ ही मुख्यमंत्री के यात्रा को दुर्गति यात्रा बताया है। नहीं, ये तो सब लोगों को पता है कि बिहार की जो दुर्गति हुई है 20 वर्षों में डबल इंजन की सरकार में, बिहार हर मानक में नीचे से टॉप कर रहा है, फिसड्डी है। तो ये तो तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं कि ये यात्रा का कोई मायने मतलब नहीं है। ये यात्रा के पीछे जितना धन खर्च हो रहा है, इससे तो गरीब जनता का भला हो जाता बिहार का। एक और आदरणीय मुख्यमंत्री जी रोना रो रहे हैं पैसे का, दूसरी ओर अपनी यात्रा में सरकारी खजाना को, जनता की गाढ़ी कमाई को लुटा रहे हैं। तेजस्वी जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया है। माई बहन मान योजना 2500 रुपये माता बहनों के खाते में जाएंगे और रोजगार का वादा, नौकरी का वादा उनका है। तो वो अपना आने वाली सरकार जो तेजस्वी सरकार बिहार में बनेगी उसके लिए अपना ब्लूप्रिंट रख रहे हैं। लेकिन ये सरकार निकम्मी नकारा सरकार की विदाई 2025 में होनी है, ये तय है। उन्होंने ट्वीट करके मुख्यमंत्री और अधिकारियों पर भी हमला किया है कि ये लोग बिहार चला रहे हैं। देखिए, लगातार तेजस्वी यादव जी नेता विरोधी दल जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं। तो एक प्रदेश के राजा जब मौन हो जाए, जब उन्हें कुछ दिखता नहीं हो जो अराजक की स्थिति है, तो फिर ये क्या हो रहा है सत्ता। तो तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी टायर्ड हैं, थक। चंपारण की एक बेटी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और बुलंद हौसले की बदौलत निशानेबाजी में राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बना चुकी हैं। चंपारण की बेटी, जिसकी उम्र महज 16 से 17 साल है और एनसीसी से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली इस लड़की ने नेशनल गेम में अब ऐसा निशाना साधा कि आज वो नेशनल और इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार है और उसे भारतीय टीम के चयन के लिए ट्रायल में भाग लेना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास अपना राइफल नहीं है और वो भाड़े के राइफल से अपना कैरियर बना रही है। लेकिन इसके लिए उसे एक बंदूक की लाइसेंस की ज़रूरत है, लेकिन उसे लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। अब एक बंदूक का लाइसेंस मिल जाए तो वो देश दुनिया में चंपारण और बिहार का नाम रोशन करेगी। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। आपकी बेटी ने प्री नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है शूटिंग में, कैसे इसका सफर रहा, कैसे आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाया? इसका सफर, इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका अपना तजुर्बा ज़्यादा इसके लिए काम किया। ये पहले एनसीसी में खेली, एनसीसी में इसको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिला। एनसीसी के बाद इसने स्टेट खेला, स्टेट में इसको बहुत अच्छा मार्क्स मिला। स्टेट के बाद प्री नेशनल क्वालिफाई हुई, प्री नेशनल के बाद नेशनल क्वालिफाई हुई और आज नेशनल के बाद इंडिया टीम के ट्रायल्स के लिए इसका सिलेक्शन हुआ है, जो हम सभी के लिए खुशी और गौरव की बात है। क्या बाधा है? राइफल बाधा क्या है? जी नहीं, राइफल हम हायर करते हैं शूटिंग क्लब से, रेंट पे लेते हैं। अभी लाइसेंस इसका बना नहीं है। लाइसेंस के लिए जिला पदाधिकारी महोदय से निवेदन होगा कि वो इनसे लाइसेंस दे, और ताकि आर्म्स खरीदने की बात जहाँ तक हो, यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे ज़मीन उमीन बेच बाच के कि इसके लिए आर्म्स व्यवस्थित किया जाए। आर्म्स की कीमत अप्रॉक्स 8 से 9 लाख पड़ेगी और सूट की कीमत 3.5 लाख के आसपास है। सरकार से कोई मदद मिल रही है? अभी तक तो सरकार से मदद नहीं है, लेकिन सरकार खेल के प्रति और प्रोटेक्शन देती है तो सब्सिडी मिलनी चाहिए। क्या सपना क्या है? सपना हमारे बच्चे ओलंपिक खेले, देश का नाम रोशन करे। और कहाँ से प्रेरणा मिली खेल में? सबसे पहले तो एनसीसी के थ्रू हम लोग का मैच हुआ, कैंप हुआ सिवान में, तो सिवान गए। सिवान में वहाँ पे हम लोग का शूटिंग का ही सिखाया जा रहा था, शूटिंग को लेके 50 मीटर का। तो वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे सीपी सर थे, चंद्र प्रकाश गिरी, वो मेरे कोच थे, अशोक सर कोच थे। उन्होंने और बताया राइफल के बारे में, पोजीशन समझाया। फिर स्टेट का मैच हुआ वहाँ पे सिवान में, स्टेट का मैच हुआ, स्टेट क्वालिफाई किए। फिर जोन का मैच हुआ, 8 स्टेट का वहाँ पे मैच हुआ था और उसमें फिर क्वालिफाई किए। तो फिर पूरे इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया का नेशनल मैच हुआ। नेशनल में क्वालिफाई किए, इंडिया टीम्स के ट्रायल्स के लिए सेलेक्ट हुए। कैसा लग रहा है सिलेक्शन होने के बाद? अच्छा फील हो रहा है। क्या इच्छा है? इंटरनेशनल में मेडल लाने का, इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट होने का। प्रेरणा मिला कि इस तरह खेल में जाने का? एनसीसी के थ्रू हम लोग का एक कैंप लगा था एनसीसी के दौरान,
मोतिहारी में ही, वहाँ पे हम लोग को राइफल के बारे में समझाया गया, बताया गया, तो उसी में थोड़ा इंटरेस्ट आया राइफल को लेके। ये नहीं पता था कि इंडियन से जर्मन राइफल आगे खेलना पड़ेगा। बहुत महंगा खेल है, इसमें आर्थिक मदद भी होनी चाहिए। क्या अभी तक का क्या स्थिति है, कहीं राइफल खरीदाया है या कितने का? नहीं, राइफल तो अभी नहीं खरीदाया, रेंट पे लेके कर रहे हैं क्योंकि लाइसेंस नहीं बना है। तो पापा तो सबसे ज़्यादा मदद किए हैं, पैसा क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें लगता है। और इसमें बाकी सीपी सर, चंद्र प्रकाश गिरी, जिनके क्लब से हम खेल रहे हैं, विज्ञानंद शूटिंग क्लब, वहाँ से वो मदद किए। अशोक सर समझाए। सफलता का श्रेय किसको मानते हैं? तो फैमिली को, क्योंकि फैमिली सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पापा, दादा, मम्मी, बुआ, फूफा। कोई बाधा भी आई है अभी तक के जो ये तुम्हारा दौर हुआ है, कोई बाधा आया है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो ऐसा क्या कुछ नहीं क्या है। हो, सपना क्या है? तो शूटर बनने का, अच्छा शूटर, इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल तक का। मैंने मेडल लाना चाहती हो देश के लिए? क्या नाम है आपका? काव्या कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है? मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।